नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि। सबसे पहले आपको बता देते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रयागराज में चल रहे नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन अवसर पर आज सीएम योगी शामिल होंगे। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, रक्षा त्रिवेणी संगम के थीम पर आधारित ये आयोजन स्वदेशी नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूती दे रहा है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अपनी परेशानी मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने रखी। अयोध्या में प्रदेश सरकार ने महायोजना 2031 को मंजूरी दे दी है, जिससे शहर के व्यापक विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। अब नव्य अयोध्या के तहत 766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। इस योजना में 353 राजस्व गांव शामिल हैं। गाजीपुर में कोडीन कफ सिरप मामले में 2 आरोपियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कुर्की कार्रवाई के डर से आरोपी राहुल यादव और दयाराम सिंह ने एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत में ये कदम उठाया। महोबा के पनवाड़ी ब्लॉक में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। ग्राम पंचायत के करीब 40 लाख रुपए के वित्तीय अनियमितताओं और गबन के आरोप में ग्राम प्रधान संजय दुबे को पद से हटा दिया गया है। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि आज प्रयागराज में चल रहे नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन अवसर पर सीएम योगी शामिल हुए, साथ ही शामिल होंगे। और आयोजन को लेकर सीएम योगी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा है कि रक्षा त्रिवेणी संगम की थीम पर आधारित ये आयोजन स्वदेशी नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूती दे रहा है। आपको बता दें कि प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम में आज शामिल होंगे सीएम योगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मई को नॉर्थ टेक सिंपोजियम का किया था उद्घाटन, यानी 4 मई, 5 मई और आज 6 मई। रक्षा त्रिवेणी संगम तकनीक, उद्योग और सैनिकों का मेल है नॉर्थ टेक सिंपोजियम की थीम। प्रयागराज में हो रहे 3 दिवसीय आयोजन का आज होगा समापन। ये भी बता दें कि आयोजन में 284 कंपनियां रक्षा तकनीक और उपकरण कर रही हैं प्रदर्शित। रक्षा त्रिवेणी संगम आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम ग्राउंड में चल रहा है ये आयोजन। आपको ये भी बता दें कि रोज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शनी को आप देख सकते हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। साथ ही भारतीय सेना और उद्योग संगठनों ने मिलकर किया है यह आयोजन। रक्षा त्रिवेणी संगम का आयोजन भारतीय सेना और उद्योग संगठनों ने मिलकर किया है। आयोजन शिक्षा, रक्षा, उद्योग और सशस्त्र बलों के समन्वय का सशक्त उदाहरण है। और आगे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में 2 लेन ब्रिज और आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा और आज के समय में गोरखपुर के बदलाव की तस्वीर को सामने रखा है। एक रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर आता है, वो यहां के विकास को देख करके अचंभित होता है, प्रफुल्लित होता है, पहचान नहीं पाता है। बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है, क्योंकि जब भारत प्रगति कर रहा है तो उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रह सकता। उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है तो गोरखपुर पीछे नहीं रह सकता। गोरखपुर अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि बदलते उत्तर प्रदेश की विकास गाथा का एक मजबूत उदाहरण बनता जा रहा है। कभी जिन सड़कों और इलाकों को लेकर सवाल उठते थे, आज वही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नई सुविधाओं की पहचान बन रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर को 2 और बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र में लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से वाटर बॉडी पर बने 2 लेन ब्रिज और जंगल बेनी माधव क्षेत्र में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बने 2 मंजिला आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने गोरखपुर के बदलाव की तस्वीर को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले गोरखपुर की पहचान असुरक्षा, माफिया राज और मच्छरों की समस्या से जुड़ी थी। हालात ऐसे थे कि लोग शहर का नाम सुनकर डर जाते थे, लेकिन आज वही गोरखपुर विकास, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं से नए मॉडल के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहा है। पहले गोरखपुर की छवि क्या थी? सुरक्षा का अभाव था,
माफिया और मच्छर से लोग परेशान थे। गोरखपुर का नाम सुनकर के लोग डरते थे, कोई निवेश नहीं करने आता था। यहां का नौजवान अपनी पहचान के लिए मोहताज था, नौकरी के लिए उसको देश के अंदर भटकना पड़ता था। एम्स गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज बेहतर तरीके से काम कर रहा है, आयुष विश्वविद्यालय बन गया है, नई नई सुविधाओं का विकास हुआ है। ये इसलिए जिससे जनता को राहत मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का एक अवसर मिले, व्यापारियों का कारोबार बढ़े और नए निवेश आएंगे तो नौजवानों के लिए नए रोजगार भी लेकर के आएंगे। और उस नए रोजगार को लेने के लिए हम लोगों ने गोरखपुर की छवि को बदला। वहीं कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। लोकार्पण के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तारामंडल क्षेत्र में बने नए ब्रिज का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उनकी नजर किनारे खड़े मजदूरों पर पड़ी। सीएम योगी ने बिना देर किए उन्हें अपने पास बुलाया और श्रम शक्ति का सम्मान करते हुए उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री का ये अपनापन पाकर मजदूरों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। और इसी क्रम में आपको ये भी बता दें कि गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अपनी छुट्टियां मुख्यमंत्री के सामने रखी। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। और अब बात करते हैं प्रयागराज की। तो प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन पार्टियों ने महिलाओं के अधिकारों में बाधा डाली, उन्हें जनता ने जवाब दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव में जनता विकास और सुशासन के आधार पर फैसला करती है। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह विपक्ष की निराशा है। डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया कि 2027 के यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या डीएमके हो, जिन लोगों ने आधी आबादी का अपमान किया, उनका अधिकार देने में बाधा डालने का काम किया और जहां शासन में रहे जनता का शोषण किया, उनकी सेवा नहीं किया, तुष्टीकरण किया, जातिवाद किया, परिवारवाद किया, घुसपैठियों का संरक्षण किया, उन सब के लिए यह जो चुनाव है इतना करारा संदेश है कि अब समझ में अगर इनको नहीं आ रहा है तो जनता इनको आगे भी समझाने का काम करेगी। लेकिन हमारी तैयारी 2027 में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जो अन्य राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां कमल खिलाने के लिए जनता के आशीर्वाद से हमें सफलता मिले, इसके लिए दिन रात मेहनत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और अब बात करते हैं शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी की। तो बरेली के विकास भवन सभागार में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वन मंत्री अरुण कुमार और सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री ने बताया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़कर 18,000 रुपए किया गया है, जो उनके योगदान का सम्मान है। उन्होंने शिक्षा मित्रों से बच्चों को बेहतर शिक्षा और संस्कार देने की अपील की। कार्यक्रम में स्कूलों में बढ़ते नामांकन और स्मार्ट क्लास, डिजिटल लैब, टैबलेट व मिड डे मील जैसी सुविधाओं का भी जिक्र किया। अंत में शिक्षा मित्रों को विकलांग चेक वितरित किए गए। शिक्षा मित्रों के सम्मान समारोह था जिसमें 1,40,000 से ज़्यादा प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय, जो पहले कभी 10,000 हुआ करता था, 18,000 कर दिया गया है। इस बात के सभी शिक्षा मित्रों का सम्मान किया गया और ये रुपया उनके खातों में पहुंच गया है। इसके साथ ही साथ शिक्षा मित्रों को इलाज के लिए 5 लाख तक का आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी लिया गया है। और जो महिला शिक्षा मित्र हैं उनका शादी के बाद अगर वो किसी दूसरे गांव में या दूसरे ज़िले में जाती हैं तो वहाँ उन्हें ट्रांसफ़र की भी यथासंभव
सहूलियत दी जाएगी ताकि वो अपने ससुराल के पास के गांव में या उसी गांव में जहां हो सकता है वहां उनका ट्रांसफ़र किया जाए। इस तरह से मैं कहूँगा ये हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया है। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये से 18,000 रुपये का मानदेय किया गया है मासिक, उसका आज यहाँ पर कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में शिक्षा मित्रों के सम्मान समारोह के रूप में, और हर जिला स्तर पर जिला केंद्र पर शिक्षा विभाग के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा मित्रों को सम्मान समारोह किया गया। उसमें 18,000 रुपये तक के जो पिछले माह का अप्रैल माह का मानदेय उनके खातों में आज ही अभी ट्रांसफ़र हुआ। सभी शिक्षा मित्र यहाँ बोल रहे थे हमारे मोबाइल पे मैसेज आ गया, ऐसा कार्यक्रम हुआ और यहाँ सभी शिक्षा मित्रों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया। और खबरों में आगे आपको बता दें कि मथुरा दौरे पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने निराश गौवंश संरक्षण और यमुना शुद्धिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थलों को आवंटित कर वहां चारा, भूसा और परियोजनाओं की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। साथ ही गोचर भूमि से प्रबंध बढ़ाकर हरे चारे की सब्सिडी कराई जाएगी। मंत्री ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के चलते गैस और खाद की कमी की धमकी को देखते हुए सरकार गोबर आधारित कंपोस्ट, सीबीजी और पीबीजी को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने यमुना शुद्धिकरण के लिए विशेष अभियान चलाए जाने की बात भी कही, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने सड़क हादसा पीड़ितों को बड़ी राहत दी है। कैशलेस ट्रीटमेंट सड़क हादसा पीड़ित योजना के तहत अब दुर्घटना में घायल लोगों को आयुष्मान से जुड़े अस्पतालों में 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा हादसे के बाद शुरुआती 7 दिन तक लागू रहेगी, जिससे गोल्डन आवर में समय पर उपचार सुनिश्चित हो सके। बाराबंकी में इस योजना का असर भी देखने को मिला है, जहां सड़क हादसे में घायल अंशुल राज को मुफ्त इलाज मिला और उनकी जान बचाई जा सकी। परिजनों ने सरकार की इस पहल को जीवनदायिनी बताते हुए आभार व्यक्त किया है। सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने के उद्देश्य एक योजना चलाई गई थी, जो कि आयुष्मान भारत से ही संबंधित है। इसमें जितने भी सड़क दुर्घटना में घायल होकर के लोग लाए जाते हैं, उनको 1.5 लाख रुपए की सहायता हम उन हॉस्पिटल्स में दिलवाते हैं जो कि सड़क से यानी हाईवे से लगभग 200 मीटर की परिधि पर स्थित है। इनकी सूची हमने स्टेट को बना करके भेजी है। 4 हॉस्पिटल्स के बारे में हमको वहां से ये कहा गया है कि उनका सत्यापन करते हुए अवगत कराएं। अभी एक विक्टिम जो कि सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे, उनका इलाज किया गया है। एमिकस हॉस्पिटल बाराबंकी में है। 1.5 लाख रुपए की उनको सहायता पीएम राहत कोष से मिली है। इसके साथ ही यदि व्यक्ति कोई दुर्घटना में घायल होकर के आता है, 7 दिन वहां उनका निःशुल्क उपचार किया जाता है, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इस योजना के लागू होने से ये लाभ मिला है कि लोग त्वरित उनको इलाज मिलता है और उनकी जान बच जाती है अगर वो गोल्डन आवर में वहां हॉस्पिटल में पहुंचा दिए जाते हैं। पिछले कुछ दिन पहले एक मरीज आया था, अंशुल राज, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आया था, जो कि आयुष्मान प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत था, जिसका हम लोग ने उसका निःशुल्क इलाज किया। उसमें उसका रेडियस फ्रैक्चर था, क्लेविकल फ्रैक्चर था और नी फ्रैक्चर था, जिसका हमारे ऑर्थोपेडिक ने उसका निःशुल्क इलाज किया और उसको ठीक करके उसको डिस्चार्ज कर दिया। यह प्रधानमंत्री जी की योजना बहुत ही लाभकारी है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे की दिक्कत है। इस योजना को मैं बहुत ही सराहना करता हूँ। जो हाल ही में 26 फरवरी को मेरे साथ एक सड़क दुर्घटना घटित हुई, जिसमें मेरे हाथ, पैर और कंधे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मुझे मेरे नजदीकी अस्पताल अमिकस हॉस्पिटल चंदौली में भर्ती कराया गया, जहां पर मेरा पीएम राहत योजना के अंतर्गत लगभग 1 हफ्ते तक निःशुल्क इलाज चला था। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और अमिकस हॉस्पिटल को, जिसने मेरा अच्छी तरह से इलाज किया। हमारे लड़के का सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, जिसका दाहिना पैर, हाथ और बायां कंधा और दाहिने घुटने में तीनों जगह फ्रैक्चर आया। तो हम लोग बहुत परेशान थे, कुछ समझ में नहीं आया।
तो यहाँ पर हम लोगों ने एमिकस हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो सड़क दुर्घटना के तहत हमारे बच्चे की सर्जरी ऑपरेशन हुआ, प्लेट पूरी देने हाथ में, हमारा बच्चा हफ्ते 10 दिन में सही हो गया। हमारे लड़के का फ्री में पूरा इलाज निःशुल्क हुआ, कोई हमारा पैसा नहीं लगा। हम लोग गरीब आदमी, इतना जानकारी भी नहीं थी, तो जो सड़क दुर्घटना में हमको जानकारी हुई उसके तहत हमने प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे बच्चे का इलाज निःशुल्क हुआ। और आपको आगे बता दें कि गाजीपुर में कोडीन कफ सिरप से जुड़े नशा कारोबार मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस की सख्ती और कुर्की की तैयारी के बीच 2 आरोपियों राहुल यादव और दयाराम सिंह ने एडीजे प्रथम की अदालत में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये मामला सदर कोतवाली में 6 मेडिकल फर्मों के खिलाफ दर्ज है। पहले आरोपी सर्वांश वर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अब 2 और के सरेंडर के बाद 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिनके खिलाफ कुर्की नोटिस चस्पा की गई है। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस रत्नाकर दुबे ने बताया कि आरोपियों के पास कोडीन युक्त सिरप के लेन देन का कोई वैध रिकॉर्ड नहीं मिला है, जिससे बड़े नशा कारोबार की पुष्टि होती है। कोडीन कफ सिरप मामले में जितने नामजद थे उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई हो रही थी, लेकिन उनमें से आज 2 ने आत्मसमर्पण कर दिया है, एक राहुल यादव, एक दयाराम सिंह। आरोपी जो कोतवाली से मामला दर्ज है गाजीपुर से, उसमें 6 लोग थे, जिनमें से एक सर्वांश वर्मा जो सैदपुर में एजेंसी चलाता था वो जेल में है, और बाकी 2 राहुल यादव, दयाराम सिंह, ये लोग आज आत्मसमर्पण किए हैं फर्स्ट एडीजे शक्ति सिंह जी की अदालत में। और 3 अन्य आरोपी फरार हैं, उनके खिलाफ भी कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी गई है। महोबा के पनवाड़ी ब्लॉक में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। ग्राम पंचायत में करीब 40 लाख रुपए के वित्तीय अनियमितताओं और गबन के आरोप में ग्राम प्रधान संजय दुबे को पद से हटा दिया गया है। जिलाधिकारी की जांच में उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया, जिसके बाद उनकी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं। जांच में सामने आया कि बिना टेंडर और वैध दस्तावेजों के भुगतान किए गए तथा फर्जी बैठकों के आधार पर सरकारी धन निकाला गया। तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य कराए जाने और रिकॉर्ड के हेरफेर की पुष्टि भी हुई है। अब पंचायत का संचालन 3 सदस्यीय समिति करेगी। दोष सिद्ध होने पर वसूली और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी कार्य कराए गए, जैसे तुम्हें जो है कूड़ा कचरा निस्तारण में जो है सफाई के नाम पर इन्होंने जो लगभग 26 लाख रुपए का जो है व्यय किया। उस प्रक्रिया में इन्होंने जो है एक ही व्यक्ति के नाम से 1,10,000 प्रतिमाह जो है निकालते रहे। ना कोई इसका कोई टेंडर मिला, ना तो इसमें कोई ऐसे अभिलेख मिले, वाउचर वगैरह कोई मिले भी तो ऐसे कोई किसी पर अभिलेखों पे हस्ताक्षर नहीं थे। पूर्व निर्धारित ऐसे योजना के अंदर इन्होंने पैसा निकाला। उसमें प्रथम दृष्टया बनाया गया कि जो है इसमें जो है वित्तीय अनियमितता पाई गई। इनको आरोप पत्र दिया गया। आरोप पत्र में इन्होंने कुछ बिंदुओं पर इन्होंने स्वीकार किया कि है मेरे द्वारा दस्तखत करा लिए गए हैं। बाद में इन्होंने कार्रवाई की। ग्राम पंचायत में अगर इनको कूड़ा कचरा निस्तारण कराना भी था तो आरसी बना हुआ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ना ई रिक्शा से कराया गया, ना कूड़ा कचरा कहीं पाया गया। इसलिए इनको लगा कि जो है इन्होंने जो है पैसे का दुरुपयोग किया। इस पर इन्होंने कार्रवाई की गई। कार्रवाई प्रथम दृष्टया यहाँ ग्राम पंचायत में समिति बना करके जांच जो है टीम बना दी गई। और आगे आपको बता दें कि कन्नौज के तिरवा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में पुलिस द्वारा साइबर क्राइम अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन, छात्रों और युवाओं को बढ़ते साइबर अपराधों, ऑनलाइन ठगी और सोशल मीडिया दुरुपयोग के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में महानिदेशक कानपुर जोन आलोक सिंह और पुलिस उप महानिरीक्षक हरीश चंदर मौजूद रहे। उन्होंने साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। मुख्य वक्ता साइबर विशेषज्ञ रक्षित टंडन ने फर्जी लिंक, ओटीपी शेयरिंग, यूपीआई फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसी तरीकों से होने वाली ठगी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने की अपील की है। साइबर क्राइम का जो व्यापक स्वरूप है उसको कैसे उस चैलेंज को मीट आउट किया जाए, उसके लिए जो सबसे बड़ा हमारा हथियार है वो अपने नागरिकों को, विशेषकर जो युवा हैं उनको इसके प्रति जागरूक करना। जो नए नए तरीके साइबर क्राइम के आ रहे हैं उनके बारे में जागरूक करना। इसके लिए आज ये वर्कशॉप का यहाँ आयोजन तिरवा में किया गया। डीएम और एसपी साहब ने इसका आयोजन कराया,
इसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्र थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे, व्यापार मंडल के लोग थे और शहर के प्रबुद्ध लोग थे। इससे सभी को साइबर क्राइम के जो ट्रेंड्स हैं और उससे कैसे बचा जाए, और अगर साइबर क्राइम हो जाता है किसी के साथ तो उस पर कैसे पुलिस को उनको कार्रवाई करनी है, पुलिस को कैसे रिपोर्ट करना है, और जो सबसे बड़ा एक डर दिखाया जा रहा है डिजिटल अरेस्ट का, उसके प्रति लोगों को सभी को आज जागरूक किया गया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी जो व्यवस्था है वो हमारे कानून में नहीं है। ये पूर्णतः जो एक क्रिमिनल्स के द्वारा फैलाया गया वो भ्रम है। और अब खबर अयोध्या से। आपको बता दें कि अयोध्या में प्रदेश सरकार ने महायोजना 2031 को मंजूरी दे दी है, जिससे शहर के व्यापक विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। अब नव्य अयोध्या के तहत 766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। इस योजना में 353 राजस्व गांव शामिल हैं और वर्ष 2031 तक लगभग 24 लाख आबादी के लिए सुनियोजित विकास का लक्ष्य रखा गया है। मंजूरी के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण की पहली बोर्ड बैठक भी आयोजित हुई। महायोजना में आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, परिवहन और हरित क्षेत्रों के संतुलित विकास पर जोर दिया गया। इसमें अयोध्या के 155, बस्ती के 129 और गोंडा के 69 गांव शामिल हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। अयोध्या महायोजना जो 2031 है, जो पार्ट बी है, वो तकरीबन हमारी 766.39 वर्ग किलोमीटर में भी विस्तार हुआ है। इसमें हमारे तकरीबन 353 ग्राम टोटली हैं, जिसमें कि बस्ती के 129 और गोंडा के 69 गांव भी इसमें सम्मिलित हैं। इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, जिसमें कि यहाँ पर आवासीय, इंडस्ट्रियल, ग्रीन बेल्ट, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अलग अलग श्रेणी की भूमि आरक्षित करी गई है। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारी 12 से 24 मीटर की सड़कें हैं, उसके अगल बगल बाजार स्ट्रीट अनुमन्य किया गया है और 24 मीटर से ऊपर की सड़कों पर हम लोगों ने मिक्स लैंड यूज ऑलरेडी प्रमोट कर दिया है और हाईवे के किनारे 500 मीटर गहराई तक हाईवे फैसिलिटी जोन को हम लोगों ने मास्टर प्लान में एम्बेड किया है, जिससे कि वहां पर लोगों को बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए जो वहां के अनुरूप गतिविधियां हैं उसको लोग वहां पर कर सकते हैं। और सभी लोगों से उन्हें अनुरोध है कि महायोजना के अनुरूप एक सुनियोजित विकास में आप लोग अपनी सहभागिता दें और विकास प्राधिकरण को पूरे अयोध्या क्षेत्र के एक सुनियोजित विकास को करने में आप सभी लोग अपनी सहभागिता दिखाएं। यही विकास प्राधिकरण आप लोगों से अपेक्षा करता है। और खबरों में आगे आपको बता दें कि मेरठ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 मई को राष्ट्रीय लोक न्यायालय का आयोजन किया जाएगा। प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह ने बताया कि इस लोक न्यायालय में मोटर दुर्घटना प्रतिकार, पारिवारिक, एनआई एक्ट, दीवानी और बैंक ऋण वसूली से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है, ताकि आवंटन मामलों का त्वरित समाधान हो सके। लोक अदालत हमारे यहाँ पे इस बार साल की दूसरी लोक अदालत लगने वाली है और ये 9/5/2026 को लगने वाली है। और इससे पहले हमारे यहाँ पे स्पेशल लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है, जो कि आपका 6, 7 और 8 मई को दीवानी न्यायालय में लगाई जाएगी। लोक अदालत लगाने का उद्देश्य, जैसा हम लोगों ने पहले भी बताया है, कि हम लोग यहाँ पे ये आसान तरीके से मामलों का निस्तारण कराना चाहते हैं और इसमें हमारे यहाँ पे माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने समय समय पे दिशा निर्देश दिए हैं कि हम जो न्यायालय की बढ़ती हुई पेंडेंसी है उसको कम करने के लिए और ऐसे मैटर जो छोटे मामलों से संबंधित हैं, जिसमें कि आपको पता है कि पारिवारिक मामले आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हम उन्हें सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराएं। इसी तरह से हमारे बैंक के जो केसेस हैं, एनआई एक्ट से संबंधित मामले हैं, जैसे 138 एनआई एक्ट के केसेस हैं, उसमें छोटे छोटे अमाउंट्स के भी लेन देन का मामला होता है, जिससे कि लोग न्यायालय में आ जाते हैं और वो केसेस कई सालों तक चलते हैं। तो उसको ऐसे मामले भी हम खत्म कराना चाहते हैं, जिससे कि समझौता करके उसे खत्म कराया जाए। और इसी के साथ जिले की खबर में बस इतना ही। नमस्कार।